हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में, और हमने राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 4 धारणाएं की थी। बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये 4 धारणाएं हमने पहले कर ली थी। आज हम इसकी जो 5वां एग्रीगेट है, राष्ट्रीय आय से संबंधित 5वीं धारणा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो कंसेप्ट है वो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये समझो कि जब मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी राष्ट्रीय आय की, कि राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा होती है, तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, कितना उत्पादन हुआ है, या फिर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में जो उत्पादन के साधन है उन सभी साधनों द्वारा अर्जित साधन आय के जोड़ के रूप में। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना साधन जो आय होती है, अर्जित साधन आय होती है, उसके जोड़ के रूप में की जाती है, तो वो साधन लागत पर सभी गणना कहलाती हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इस तरीके से। तो आज हम उसी को ही कर रहे हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे पीछे वाले जो हमने इससे पहले वाले जो भी कंपोनेंट्स किए थे, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी धारणाएं की थी, उन सब में हम नीचे की तरफ क्या लिख रहे थे, एमपी लिख रहे थे, मार्केट प्राइस। तो ये यहाँ पर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये नीचे की तरफ लिखेंगे, बिल्कुल इसके साथ नहीं लिखेंगे, नीचे की साइड लिखेंगे। अब जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम साधनों द्वारा अर्जित आय के जोड़ के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो वही चीज़ें, वही इसके कंपोनेंट हैं। तो ये जो धारणा है, इसके कंपोनेंट क्या है, किन से मिलकर के बनी है ये? एक है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कर्मचारियों को वेजेस के रूप में क्या मिलता है। आपको पता है कि उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो एक तरह से हमें मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज, इन्हीं का जोड़ करना है। तो उसमें से कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया पहला, ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। अब कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आएंगी आपकी एक जो भी कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहा है, उसे वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, नगद मजदूरी के रूप में, या फिर जो वस्तुओं के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर किसी मालिक द्वारा अपने जो कर्मचारी हैं उसको अगर वस्तु के रूप में जैसे वर्दी दे दी जाती है, या उसे मान लीजिए कि आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी जाती है, तो इन सब चीज़ों को भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है, या उसे कोई बोनस मिलता है, ठीक है। या मान लीजिए कि जो नियोक्ता है, यानी जो मालिक है, वो अपने कर्मचारियों को रहने के लिए घर देता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी एक कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त होती हैं, उन्हें कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ ये समझना आवश्यक है आपके लिए, ये सिर्फ मजदूरी नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रचालन अधिशेष, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में अब ये देखो, मजदूरी तो इसमें आ गई, 4 साधन आए थे ना, मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज। तो मजदूरी यहाँ आ चुकी है, लगान, लाभ, ब्याज, वो तीनों चीज़ें कहाँ आती हैं, प्रचालन अधिशेष के अंदर, ठीक है। तो हमारा प्रचालन अधिशेष किससे मिलकर के बना है, लगान, लाभ और
ब्याज के रूप में, ठीक है। लगान के अतिरिक्त इसमें जो रॉयल्टी है उसको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि रॉयल्टी को लगान से कुछ अलग डिफाइन किया जाता है इसलिए। लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो रॉयल्टी को लगान के रूप में ही लेते हैं, तो इसलिए वो लगान का हिस्सा हो जाती है, नहीं तो रॉयल्टी लगान से अलग कैलकुलेट होती है। तो प्रचालन अधिशेष में 3 चीज़ें आ गई बच्चों। क्या चीज़ें आ गई? लगान, लाभ और ब्याज। तीसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया? अब आप कहोगे कि मजदूरी होगी, लगान, लाभ, ब्याज हो गया, ये चौथा एक और कंपोनेंट कहाँ से आ गया? मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या है? यही है चीज़। लेकिन जब हम गणना करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं रोजगार जिनका होता है, तो उनकी आय को मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज के रूप में अलग अलग से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक किसान है, ठीक है, किसान की भूमि अपनी है, ठीक, वो खुद उसमें काम कर रहा है, यानी श्रमिक के रूप में भी काम कर रहा है, वो खुद की ही पूंजी इस्तेमाल कर रहा है, तो जो पूंजी है वो भी उसकी है और उद्यमी भी वो स्वयं है। तो जो एक किसान ने खेती करके और उसको बेच करके जो आय प्राप्त की, उस आय को हम इन 4 हिस्सों में भाग नहीं कर सकते, इन 4 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, नहीं बता सकते कि उस आय में से कितना मजदूरी का हिस्सा है, कितना लगान का है, कितना लाभ का है और कितना ब्याज का है। तो जो स्वयं रोजगार वाले जो लोग होते हैं उनकी आय को मिश्रित आय के रूप में जोड़ा जाता है। इसी तरह से जैसे अगर कोई दुकानदार है, ठीक है, तो वो अपना कोई काम कर रहा है, तो वो किस में आती है? उसकी आय को मिश्रित आय के रूप में जोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी आय को मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज के रूप में अलग अलग से परिभाषित कर पाना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ठीक है। अब ये तो है कि हम अगर सीधा साधन लागत पर सीधा ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे आ जाएगा, मतलब अगर हमें ये तीनों चीज़ें मालूम हैं तो हम सीधा ऐसे निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता, ठीक है, और हमारे पास उत्पादन का मूल्य, ठीक है, या फिर घिसावट, इस तरह की चीज़ें अगर हमें दे रखी हैं, तो अगर वहाँ से हमें उसको साधन लागत पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जितने भी ये कंपोनेंट्स की हम बात करें, इन सभी कंपोनेंट को एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए। तो अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है और मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि मेरे पास क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, या जो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में जो चीज़ें शामिल होती हैं उससे संबंधित सूचनाएं मेरे पास हैं, तो हम क्या करेंगे? एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और सरकारी अनुदान को प्लस कर देंगे। या हम ये कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये वाला प्लस माइनस हो गया, अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी अनुदान। या बिल्कुल सीधा हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जब अप्रत्यक्ष कर में से सरकारी अनुदान को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी कि अगर मेरे पास सेम कंपोनेंट एनडीपी एट फैक्टर एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट प्राइस पर मेरे पास है वो, और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ हमारे सामने आ गई, एक और महत्वपूर्ण बात आ गई कि अगर बाजार कीमत पर किसी भी कंपोनेंट को, कोई भी उत्पाद है जो बाजार कीमत पर है और मुझे उसे साधन लागत में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, ठीक है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बच्चे? ये किससे बना है? अप्रत्यक्ष कर में से सरकारी अनुदान माइनस करके, ठीक है। आपको पता है कि सरकार हमारे ऊपर बहुत तरह के कर लगाती है, उनमें से कुछ कर प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लग रहे हैं सीधा उसका भार उसी पर है। जैसे अगर मेरी आय पर आयकर लगता है तो वो कर मेरी आय पर लग रहा है और उसका भुगतान मुझे ही करना है, मैं उसे किसी और के ऊपर नहीं डाल सकती, ठीक है। वो होते हैं प्रत्यक्ष कर। लेकिन अगर
अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी दुकानदार के ऊपर या किसी विक्रेता के ऊपर जीएसटी लगा, ठीक है, वो जीएसटी को क्या कर सकता है, कीमत में वृद्धि के रूप में जो खरीदार वहां पर आते हैं उनके ऊपर उसको टाल सकता है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, उस जीएसटी का भार किस पर पड़ा, जीएसटी लगी किस पर थी, चुकाएगा तो जमा तो उसे दुकानदार ही करवाएगा, विक्रेता ही करवाएगा, लेकिन उसका भार किसके ऊपर पड़ा, जा करके ग्राहक के ऊपर, खरीदार के ऊपर, क्रेता के ऊपर। तो जीएसटी क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान क्या है, सरकार जो भी हमें अनुदान देती है, इसको सरकारी सहायता भी बोल सकते हैं। जैसे सरकार छात्रवृत्ति देती है या वृद्धावस्था पेंशन देती है या फिर जो भत्ते देती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता देती है, या फिर जैसे कि सब्सिडी पर सरकार किसानों को बीज, खाद, दवाइयाँ कम दरों पर उपलब्ध करवाती है, कम कीमतों पर उपलब्ध करवाती है। तो उसमें बाकी का जो अमाउंट है वो कौन भर रहा होता है, सरकार भर रही होती है। तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, सरकारी अनुदान या सरकारी सहायता, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर की गणना कैसे करेंगे हम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में से सरकारी अनुदान को माइनस करेंगे, ठीक है। अब छठा कंपोनेंट, अगला जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, वो है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या था, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध से अब हम किस में आ रहे हैं, सकल में, ठीक है। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया था कि अगर मुझे किसी कंपोनेंट को सकल से शुद्ध बनाना है तो उसमें क्या करते थे, घिसावट व्यय को माइनस करते थे। अब यहाँ मुझे उल्टा करना है, क्योंकि मुझे नेट को क्या बनाना है, ग्रोस बनाना है, यानी शुद्ध को मुझे किस में परिवर्तित करना है, सकल में। और जो सकल होता है उसमें घिसावट व्यय शामिल होता है, तो इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, घिसावट व्यय को शामिल कर देंगे, जोड़ देंगे घिसावट व्यय को, ठीक है बच्चों। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से नहीं निकालना और मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है, लेकिन किस पर है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, और मुझे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को किस में बदलना है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, किसी भी कंपोनेंट को बाजार कीमत से अगर हमें साधन लागत में परिवर्तित करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सातवां जो कंपोनेंट है, जो सातवीं धारणा है इसकी, वो है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब साधन लागत पर ही है, सकल है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। अभी हमने यहाँ निकाला था साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो बस इसी कंपोनेंट को मुझे घरेलू से क्या बनाना है, राष्ट्रीय, ठीक है। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर मुझे बनाना है, और मेरे पास साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूँ तो कैसे लिखूंगी मैं, ग्रोस नेशनल इनकम या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ मैंने इनकम लिख दिया है, इसको प्रोडक्ट लिख दो, एक ही बात है, फर्क कुछ नहीं है इसमें। प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, तो GNP एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है। और मेरे पास अभी हमने क्या निकाला था, GDP, ये लिखा हुआ है GDP एट फैक्टर कोस्ट है, ठीक है, GDP एट फैक्टर कोस्ट है। अब देखो, ग्रोस, ठीक है, ये नेट है, और यहाँ क्या है, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, फैक्टर कोस्ट, सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ क्या है, हमें डोमेस्टिक को क्या करना होगा, नेशनल बनाना होगा, डोमेस्टिक को क्या करना होगा, नेशनल कंपोनेंट में बदलना होगा। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू कंपोनेंट को राष्ट्रीय में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। आपको पता चल चुका होगा ये क्या होता है, ये होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है।
तो इसको मैंने यहाँ पर सिंबल में लिख लिया था। फिर अगर मुझे, ये तो मैंने फैक्टर कॉस्ट से बनाया, लेकिन अगर मुझे मार्केट प्राइस वाले कंपोनेंट से बनाना हो तो मुझे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, और मेरे पास क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो ग्रोस ये तो ठीक है। सबसे पहले तो मुझे डोमेस्टिक को क्या बनाना होगा, नेशनल, यानी घरेलू को राष्ट्रीय। घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी होगी, ठीक है। और फिर क्या है, ये मार्केट प्राइस का कंपोनेंट है, बाजार कीमत का। बदलना किस में है इसको, साधन लागत में। तो बाजार कीमत को साधन लागत में बदलने के लिए क्या करते हैं, विदेश जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी कि जो मार्केट प्राइस का कंपोनेंट था उसको फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए हमने विदेशों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और डोमेस्टिक कंपोनेंट घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये साधन लागत पर है, शुद्ध भी है और राष्ट्रीय भी है, ठीक है। तो पहले तो हम जो ऊपर था हमारे पास कंपोनेंट अभी हमने निकाला, पहले उसी से ही निकाल लेते हैं। साधन लागत पर सकल, ये सकल था ना, राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या है, साधन लागत पर है लेकिन कैसा है, सकल है, पर हमें चाहिए क्या, शुद्ध। तो हमें क्या करना होगा, घिसावट व्यय को माइनस करना होगा। अब इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी कंपोनेंट को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इनमें से ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट हमने किए वो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समग्र हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय इस कंपोनेंट को कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस ग्रोस को क्या बनाना है, नेट, यानी सकल को क्या बनाना है, शुद्ध। तो घिसावट व्यय क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अगर हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है और हमारे पास ये सबसे पहले वाला है, ठीक है, मेरे पास ये कंपोनेंट थे, इससे मैंने सबसे पहले ये निकाला, NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, ठीक है, और ये कंपोनेंट था मेरे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो बस इसमें तो क्या था, नेट है, ये भी सिर्फ क्या करना है, इस घरेलू वाले कंपोनेंट को हमें किस में बदलना है, राष्ट्रीय में। तो घरेलू को राष्ट्रीय में बदलने से के लिए क्या करते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस, यानी NFIA, ठीक है बच्चों। अब अगर मतलब ये अलग अलग हैं कि हम इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट दिया हो हमें, उससे हम कोई भी दूसरा कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, ये निकालना है मुझे, राष्ट्रीय आय निकालना है। मेरे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट किया हमने, GDP एट मार्केट प्राइस। जब हम वैसे भी उत्पाद विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यही चीज़ कैलकुलेट होकर के आती है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, जो ग्रोस है उसे क्या बनाना है, नेट। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, ग्रोस को नेट बनाने के लिए घिसावट व्यय को माइनस कर दिया। फिर डोमेस्टिक को मुझे क्या बनाना है, नेशनल, यानी घरेलू को क्या बनाना है, राष्ट्रीय। घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस कर देते हैं, NFIA, विदेशों से शुद्ध साधन आय से प्लस करते हैं। फिर हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को क्या बनाना है, साधन लागत। तो उसके लिए क्या करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। आप इतने कंपोनेंट्स को अच्छे से करो पहले, फिर उसके बाद हम बाकियों को करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।